नमस्कार, मनी गुरु के एक और स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। हमारी आदतों से हमारी पूरी पर्सनालिटी का पता चलता है। कोई ना कोई बुरी आदत हम सब में होती है, आप में, मुझ में, हम सभी में। लेकिन ये कैसे तय होगा कि आदत अच्छी है या फिर बुरी? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जिस आदत से आपको फायदा होता है वो अच्छी आदत है और जो आदत आपको नुकसान देती है वो बुरी है। अब ये नुकसान हमें हो रहा है या फिर हमारी आदत की वजह से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है, ये तो आदत पर ही निर्भर करेगा। जिस तरह से बुरी आदतों की वजह से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, उसी तरह आपकी फाइनेंशियल आदतों के कारण आपकी मेहनत की कमाई बढ़ने के बजाय खत्म भी हो सकती है। आज के एपिसोड में जानेंगे ऐसी ही गुड और बैड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। हेमंत जी, वेलकम टू द शो। जहां तक हैबिट्स की बात है, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगता है कि शायद आप इससे निपटाना चाहते हैं, कोई ऐसी फाइनेंशियल हैबिट जिसको लेकर आपको लगता है कि हर साल इस साल में इस आदत को बदल दूंगा? देखिए, बहुत साल का एक्सपीरियंस है पल्लवी। जो बुरी आदतें थी, कोशिश की है कि समय समय पे उसको ओवरकम किया जाए। तो अभी कह सकता हूं कि अभी वो स्टेज पे पहुंचे हैं कि जहां जो बुरी आदतें थी पहले, वो उनको थोड़ा अभी दूर किया है। तो अभी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि अभी उन सभी आदतों को दूर कर दिया है और जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ऐसी कई आदतें हैं जो लोग जाने अनजाने, क्योंकि वो जानते नहीं है कि शायद इस आदत से उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हेमंत, ऐसी कुछ आदतें आपने आइडेंटिफाई की होंगी, तो पहले पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। यानी ऐसी 10 अच्छी आदतें जिसकी वजह से मेहनत की कमाई बढ़ सकती है, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जरूरत है। अगर हम अच्छी आदतों की बात करें तो, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं लाइफ के, सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा प्लान करें। कभी कभी क्या हमको लगता है कि प्लानिंग शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये डिफाइन करना है कि आप पैसे से क्या अचीव करना चाहते हैं, यानी आपके गोल्स क्या है, उन गोल को पूरा करने के लिए आपके पास कितना समय है और वो गोल पूरा करने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। 3 स्टेप अगर आप करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पूरी होती है। उसके बाद आप एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके डिसाइड करें कितना पैसा आपको हर गोल के लिए पूरा करना है। देखिए, इससे क्या हुआ, आपको पता है कि आप अपने पैसे से क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना समय है, और जो अननेसेसरी जो रिस्क है, जो डाइवर्जन जो आती है उसके अंदर, यानी मैं कहूंगा कि आपके पैसे को सही मायने में जो डायरेक्शन मिलती है वो एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से करती है। और जैसा हम हर चीज में करते हैं लाइफ में, वैसा अपनी इन्वेस्टमेंट के समय में भी आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। इनफैक्ट जो अब तक आपने कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया, एक एक करके उस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आदत आपने बताई, प्लानिंग। शायद बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग नहीं करते हैं अपनी आम जिंदगी में भी, लेकिन डेफिनेटली 2016 में जो सरप्राइजेस रहे उसके बाद ये तो शायद हम सब ने सीखा कि जो लोग प्लानिंग नहीं करते वो मुसीबत में फंस सकते हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल मुसीबत हो या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम। तो प्लानिंग अगर करनी है तो जैसे आपने कहा कि एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी इंपॉर्टेंट है, यानी पहले ही तय कर लिया जाए कि कितनी रकम कहां पर रखनी है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो इन दोनों हैबिट्स की अगर मैं बात करूं कि प्लानिंग और साथ ही एलोकेशन, इसको कैसे सम अप करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, हर चीज, जैसा हम लाइफ में कुछ भी करते हैं उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बार हमने देखा इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ये नहीं जानते किसके लिए इन्वेस्ट करना है। काफी बार एक वेग सा गोल रहता है, जैसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन एक गोल है, हम सभी पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो एक उसको सही मायने में आपको गोल्स को डिफाइन करना है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि कितना समय है आपके पास, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो आप डिसाइड करें कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, दूसरा किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। एसेट क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर एसेट क्लास, चाहे मैं इक्विटी की बात करूं, चाहे मैं डेट की बात करूं, अगर मैं फिजिकल में बात करूं तो मैं चाहे गोल्ड हो या रियल एस्टेट हो, हर एसेट क्लास समय समय पे अलग तरीके से परफॉर्म करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा पोर्टफोलियो एक ही समय पे ऊपर ना जाए, एक ही समय पे नीचे ना जाए, तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, और वो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलती है एसेट एलोकेशन से। और एसेट एलोकेशन को डिसाइड करने का सबसे सही तरीका है कि जो आपके लंबे गोल हैं उनको आप ऐसी एसेट क्लास में लगाइए जहां पे रिटर्न आपको बेहतर मिले, और जो शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, जैसे 1 या 2 साल के अगर गोल्स हैं, उनको, क्योंकि आपकी जो उस समय जो आपकी जो तवज्जो वहां पे रहनी चाहिए कि आपकी कैपिटल सेफ रहे, तो आप डेट में डालिए, और मीडियम टर्म है तो इन दोनों को मिला के डालिए। तो और
फिजिकल में अगर आप बात करें तो घर हम सबके लिए जरूरी है। तो ये इस तरीके से अगर आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो देखेंगे कि आप अननेसेसरी जो रिस्क होता है पोर्टफोलियो में वो नहीं लेते हैं। इसीलिए ये दोनों स्टेप मुझे लगता है हर एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी आदत हर इंसान के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए। डेफिनेटली। तो एक आसान शब्दों में जैसे हेमंत ने बताया कि जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं उसी का हिस्सा है कि आप अपने गोल्स को भी 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दें। आपका कौन सा लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म में आपको किस पैसे की जरूरत होगी और शॉर्ट टर्म। ऐसे अगर आप एलोकेट करेंगे अपने एसेट्स को, अपने फंड्स को, तो शायद बेहतर तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं हेमंत की इंश्योरेंस शुड बी द फर्स्ट स्टेप। आपका व्यू क्या है इस मामले में कि रिस्क मैनेजमेंट की जहां तक बात है, काफी हद तक मेडिकल इंश्योरेंस लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम काफी तंदुरुस्त हैं, हमें शायद जरूरत नहीं होगी, या फिर जो कंपनी की तरफ से ग्रुप कवर मिलता है वो उन्हें सफिशिएंट लगता है। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट, और अगर जो लोग इसे फॉलो करते हैं, जिनके आदत में ऑलरेडी शुमार है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे पल्लवी। जैसा आपने कहा, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जैसा हमने बोला, हम गोल डिफाइन करते हैं, हम कैसे अचीव करेंगे वो भी देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। वो इसलिए है, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं कि हम किस तरीके से अपना पैसा कमाते हैं, किस तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर, किसी की फैमिली में अगर कोई अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है और उस अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? आपके गोल्स भी हैं, आपके एस्पिरेशंस भी हैं, उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है वो भी है, लेकिन वो पूरी कैसे होगी? इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंस देना बहुत ही जरूरी है और ये 2 तरीके से होनी चाहिए। एक तो लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं या जो इनकम आप कमाने वाले हैं उसको भरपाई करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल है अभी, उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी होना बहुत जरूरी है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस हम देखते हैं, जो हेल्थ जो है आजकल काफी महंगा हो गया है ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में। अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में 4-5 दिन रुके तो कम 1 या 2 लाख का बिल आ सकता है। वो अगर आप ऐसा कभी हो जाए और आपने अगर इंश्योरेंस नहीं ली है तो आपकी जो पूरा जो फाइनेंशियल प्रोसेस है आपका, वो पूरा बिगड़ जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उन दोनों के लिए जो प्रोडक्ट है वो सही चुने। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म प्लान चुने, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, आपकी छोटी यंग फैमिली है तो फैमिली फ्लोटर प्लान जो रहता है वो चुने। सही मात्रा में इंश्योरेंस लें और सही प्रोडक्ट के द्वारा लें। और इनफैक्ट हर तरह के रिस्क के लिए आप तैयारी अपनी पूरी रखें, ये एक अच्छी आदत हो सकती है। साथ ही डिसिप्लिन, इसकी भी काफी इंपॉर्टेंस है हेमंत। इनफैक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो शुरुआत करते हैं, चलिए अब मैं यहाँ कोई नई पॉलिसी खरीद लेता हूँ या फिर कोई फंड शामिल कर लेते हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन उसे डिसिप्लिन से और नियमित रूप से निभाते नहीं है। तो अगर हम अच्छी आदतों की बात करें, डिसिप्लिन को आप कैसे रैंक करेंगे? अगर 10 आदतों की हम बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट आदत है कि हम अनुशासन से, डिसिप्लिन से अपने निवेश को पूरा करें? देखिए, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे हमने बात की, जो हमारे टाइम होराइजन है उससे कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि मान लीजिए अगर मैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ कॉर्पस बना रहा हूं और मुझे 10 या 15 साल का समय है, तो मुझे उससे कमिटेड रहना, वो हमारी जो डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। और दूसरा डिसिप्लिन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो होना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, काफी बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे एक डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप मान लीजिए किसी इक्विटी, अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो काफी बार हमने देखा है इन्वेस्टर की कोशिश ये रहती है कि जब मार्केट गिरेगा तब पैसा डालेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब पैसा निकालेंगे, यानी मार्केट टाइमिंग। और मार्केट टाइमिंग के बारे में बता दूं कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको सही तरीके से हमेशा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन आए। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, इनफैक्ट काफी समय से अभी देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कमिट कर रहे हैं कि आप इस तारीख को इतना पैसा इस फंड में डालेंगे, तो आप मार्केट की तरफ से आपका ध्यान हट जाता है, तो वो जो इमोशंस आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में आते हैं वो आप निकाल देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, दोनों तरह से डिसिप्लिन की जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो आपका जो टाइम होराइजन आपने जो डिसाइड किया है
उससे कमिटेड रहने के लिए भी उतना ही जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन लेके जी, यानी कमिटमेंट से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निभाएं, फिर चाहे आप कोई पॉलिसी ही क्यों नहीं ले रहे हैं, उसमें भी आप अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं प्रीमियम के तौर पर। तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई पॉलिसी शुरू की है तो उसे कमिट करें, उसे कंटिन्यू करें और डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ें, तो ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो कि गुड हैबिट्स के अंदर आएगी, जो लोग समय से टैक्स प्लानिंग करते हैं। क्योंकि हेमंत अब जनवरी आ चुका है और ऑलमोस्ट मैं 3 महीने का समय रह गया। कई लोग लास्ट मोमेंट में भी टैक्स प्लानिंग करते हैं, जिसके चलते कभी कोई गलत पॉलिसी या फिर ओवरलैपिंग फंड्स हो जाते हैं। ऐसे में जहां तक टैक्स प्लानिंग का सवाल है, कैसे सही समय पर और प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग की जाए? देखिए, इसके 2 हिस्से हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी बार ये होता है कि आप साल के आखिर में करते हैं, वो भी आपको मजबूरी में करना पड़ता है। जो सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो टैक्स की इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब अपनी प्लानिंग करते हैं, आप जो गोल्स हैं आपके, जैसे मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और आपको टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी एलोकेशन इक्विटी में है, तो आपके पास वहां पे ऑप्शंस हैं, चाहे आप एनपीएस देखें, चाहे आप एएलएसएस देखें। दूसरी बात, साल के शुरुआत में अगर आप प्लानिंग करते हैं, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास समय है पूरा साल उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि एक मुश्त आपको रकम इकट्ठी करनी है। दूसरा, अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, तो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट वो ये है कि जिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप पैसा लगाएं, वहां पे ये देख लें कि टैक्स एफिशिएंसी कितनी है रिटर्न्स के अंदर। जैसे अगर मैं डेट की बात करूं, अगर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हो और आप 30% ब्रैकेट में हो, आपको सेफ्टी जरूर मिलेगी, लेकिन जो रिटर्न है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर 30% आपको टैक्स देना है। वही पैसा अगर आप सही तरीके से जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड के जैसे डेट फंड जो होते हैं उनमें अगर चुने, शॉर्ट टर्म फंड चुने या कोई डायनामिक बॉन्ड फंड चुने या मीडियम टर्म बॉन्ड फंड चुने और आपका टाइम होराइजन 3 साल या उससे ज्यादा है, वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे और जो रिटर्न है वो भी आपको वहां पे अच्छा मिलेगा। पोस्ट टैक्स रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। सिंपल तरीके से समझा देता हूं, 10% आपने रिटर्न कमाया, मान लीजिए इन्फ्लेशन 6 या 7% है, तो आपको जो बाकी पैसा है 3%, उसके ऊपर सिर्फ 20% आपको टैक्स देना, यानी 0.6, तो 9.4 आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है। यही अगर 10% आपको एफडी में मिलता है तो 30% आपने टैक्स दिया, 7% आपके हाथ में आए। तो दोनों एंगल से, एक तो टैक्स प्लानिंग को अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाइए, दूसरा ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखिए जहां पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो। यानी कोई भी विकल्प जब आप चुन रहे हैं तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कैसे रहेंगे, यानी अगर आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से जो भी आपका स्लैब है, टैक्स लगाने के बाद आपके हाथ में नेट क्या रिटर्न आएगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न, इस पर आप जरूर ध्यान दें। तो अब तक 5 अच्छी आदतों के बारे में हेमंत ने हमें बताया है, जिसमें शामिल है प्लानिंग, जो कि जरूरी है हर एस्पेक्ट में लाइफ के। इसके अलावा एसेट एलोकेशन, ये एक अच्छी आदत हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और साथ ही टैक्स प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। 5 आदतें अब तक हमने जानी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट आदत है जो कई लोगों में होती है पर शायद ज्यादातर लोगों में नहीं होती, वो होता है पोर्टफोलियो को समय पर रिव्यू करना। कई बार हम देखते हैं निवेशकों के सवाल आते हैं, एक ही तरह के फंड्स, बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए होते हैं, मॉनिटर भी नहीं कर पाते इतने सारे फंड्स को। तो ऐसे में पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और टाइमली कैसे ये तय किया जाए और इस अच्छी आदत को कैसे शुमार किया जाए? देखिए, जितना इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में सही तरीके से इन्वेस्ट करें, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। रिव्यू करने में 2 एस्पेक्ट को आपको देखना है। एक तो ये नहीं कि आपको, अगर मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में पैसा लगाया तो आप रोज सुबह उठ के एनएवी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से एनएवी मूव कर रही है, वो एक रिव्यू करने का तरीका नहीं है। आपको हर 3 या 6 महीने में अपना पोर्टफोलियो देखना है। दूसरा, रिव्यू करने का तरीका सही होना चाहिए। जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अगर इक्विटी जैसी एसेट क्लास की बात करें तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना, आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस देखना है कि इंडेक्स के मुकाबले में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। अगर आप उसकी कंपैरिजन एफडी से करेंगे गिरते बाजार में, तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो रिव्यू करें, रेगुलरली करें, जल्दी में ना रहे पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखें। राइट। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप किसी एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं जो अपने अनुभव के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकता है। साथ ही हेमंत, 2 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपने हर महीने तो नहीं लेकिन हर 3 से 6 महीने में रिव्यू करने की बात की। अगर हम महीने की बात करें तो बजट, काफी लोग ऐसे भी हैं जो रिटर्न में बजट बनाते हैं कि इतना मेरे एक्सपेंसेस होंगे, ये मेरे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है और इतना मेरा कंपल्सरी जो सेव करके मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है? और साथ ही इमरजेंसी फंड, इन दोनों चीजों के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, बजटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे
हम कितना भी कमाएं तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहते हैं। और जैसे हमने बात की, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हमको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, हमारे एक्सपेंसेस भी जो है वो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, उन सब के लिए प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहां से है? अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक ही तरीका है कि आप अपना बजटिंग कीजिए, आप देखिए कि इन तीनों में किस तरह की एलोकेशन चाहिए। ब्रॉडली मैं आपको बता सकता हूं, जैसे फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 45% 50% के करीब हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से 25% रखिए, और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो फ्लेक्सिबल के लिए रखिए। बजटिंग करना बहुत ही जरूरी है, और मैं कहता हूं अभी जो समय है वो ऐसा है कि अगर आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करना शुरू करें तो आपको जो ट्रैक रखना है अपने एक्सपेंसेस के ऊपर वो भी आप कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है, हमने पहले एक्चुअली मैं कहूंगा ये रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए। इंश्योरेंस के अलावा अगर आपको शॉर्ट टर्म में कभी सडनली कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, मेडिकल भी हो सकती है, कोई भी कारण से हो सकती है, वो पैसा कहां से आएगा आपके पास? आप ऐसा नहीं करना चाहते कि जब आपको पैसा चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रोक के आप पैसा वहां से निकालें। मेरा यह मानना है कि आप, और हम हमेशा रिकमेंड करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में कि 6 महीने के एक्सपेंसेस जो हैं उसके बराबर की रकम आप एक ऐसी जगह पे रखिए जहां पे लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज ना हो, रिटर्न आपको अच्छा मिले, और जब भी आपको जरूरत हो पैसा मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा, आप बिना किसी दिक्कत के अपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना अपने जो भी इमरजेंसी आपको मिलेगी उसको आप फेस कर पाएंगे। राइट। और इनफैक्ट घर में अगर कोई बीमार शख्स है या फिर सीनियर सिटीजन है, ऐसे में जो आपका इमरजेंसी फंड है उसका क्वांटम थोड़ा बड़ा आपको रखना होगा। साथ ही कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद हमारी डेली लाइफ में निगलेक्ट हो जाती हैं, जैसे टाइमली बिल का पेमेंट करना। तो अगर समय पर हम बिल पेमेंट कर रहे हैं, लास्ट डेट के लिए नहीं रुक रहे हैं, शायद ये एक अच्छी आदत, आप अग्री करेंगे हिम्मत मेरे साथ। साथ ही एग्जिट स्ट्रैटेजी, जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि मार्केट को कई लोग टाइम करते हैं और वहीं पर चूक होती है, लेकिन फिर भी जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं उसका लॉक इन ध्यान में रखना होगा। तो अगर इस आदत को भी शामिल किया जाए अपनी डेली लाइफ में कि हमें किस इन्वेस्टमेंट से कितने समय बाद एग्जिट करना है, ये पहले से तय कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है हमने बहुत बार देखा है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर काफी ध्यान रखते हैं, एग्जिट करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है। एग्जिट कभी करना है आपको 2 या 3 स्ट्रेटेजी में आपको एग्जिट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपका एक टाइम होराइजन है, मान लीजिए 10 साल, आपने 8 या 9 साल कंप्लीट कर लिए, आप नहीं चाहते कि आखिरी मोमेंट तक आप उस इन्वेस्टमेंट में बने रहें, तो 1 साल पहले आप धीरे धीरे वहां से एग्जिट करना शुरू करेंगे। दूसरा हो सकता है आपकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज हैं, जो दूसरे सर्कमस्टेंसेज है, उनमें अगर कोई बदलाव आया तब आपको निकलना पड़ सकता है। तीसरा, आप निकलेंगे तब जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है। इन तीनों के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाइए, नहीं तो क्या होगा, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आप उससे कमिटेड नहीं रहे, जैसा आपने कहा डिसिप्लिन नहीं है, तो जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आप वहां से निकलेंगे, और उससे क्या होगा कि आप गिरते बाजार में बाहर निकले, और जब बाजार ऊपर गया तो आप बाजार में है नहीं, तो जो रिकवरी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के समय है। राइट। तो 10 अच्छी आदतों के बारे में तो हमने जाना, लेकिन बुरी आदतें कौन सी हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, या फिर अगर ऑलरेडी आप इस आदत से ग्रस्त हैं तो कैसे इसे सुधार सकते हैं? ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे हेमंत से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, अच्छी और बुरी आदतों की हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल हैबिट्स कौन सी ऐसी हो सकती है जिससे आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। हमारे साथ हेमंत रस्तगी आज के एक्सपर्ट मौजूद है। हेमंत, ऐसी 5 हैबिट्स जो आपने शॉर्टलिस्ट की हैं वो मेरे पास इस वक्त है भी, जिसमें आपने कहा कि जो लोग घर का बजट नहीं बनाते, ये एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि एक्सपेंसेस कितने हैं और कहां पर सेविंग की जाए। इसके अलावा डेट पर काफी निर्भरता होती है, काफी सारे लोग पर्सनल लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए भी अपने एक्सपेंसेस बेयर करते हैं। इन सभी हैबिट्स में से इनफैक्ट एक और आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो काफी कॉमन है लोगों में, ये एक बैड हैबिट आपने की नहीं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट की टैक्स प्लानिंग और साथ ही इमोशनल होकर प्लानिंग करना, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इन सभी बुरी आदतों को? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले बात की, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बजटिंग नहीं करेंगे तो जो आपको पैसा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपकी जो कमिटमेंट है, जैसे आप मान लीजिए आपने घर का लोन लिया है, ईएमआई पे करनी है, वो आप नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये नहीं कर पाएंगे और आपके अगर एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कितना पैसा किन एक्सपेंसेस पे जा रहा है, कहां पे उसको कम करने की जरूरत है, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए लोन लेंगे, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का जो मिसयूज है वो करेंगे, और ये जो एक शॉर्ट रेसिपी है कि आप डिजास्टर की तरफ आपको लेके जाएगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आप डेट ट्रैप में फंसेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बजटिंग होना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप ना तो आज कंप्रोमाइज करें, ना ही आगे फ्यूचर में जाके आप कंप्रोमाइज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमने बहुत इन्वेस्टर्स को देखी है कि इन्वेस्टमेंट करने का आसान तरीका क्या है।
उनको लगता है सबसे आसान तरीका ये है कि ऐसा प्रोडक्ट देख लीजिए जहां पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और इंश्योरेंस भी हो जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसमें ना तो आपको उतनी इंश्योरेंस मिलती है जितनी आपको जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, रिस्क मैनेजमेंट एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो इनके रिटर्न्स हैं वो 5 या 6% के रिटर्न आपको मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्फ्लेशन देखें 6 या 7% का, तो जैसे आपने पहले कहा था रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका नेगेटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की जो जरूरतें हैं उनको अलग करके ऐसे प्रोडक्ट चुने। इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड जैसे अच्छे प्रोडक्ट चुने, और इंश्योरेंस के लिए जैसे मैंने पहले कहा था प्योर रिस्क प्रोडक्ट अगर आप देखें तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। हेमंत, इनफैक्ट आपने कहा कि इमोशनल होकर भी इन्वेस्टमेंट कई लोग करते हैं, इसको भी मैं चाहूंगी आप समअप करें। साथ ही कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स जो कि हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें है लेजर के लिए जो स्पेंडिंग होती है, हालांकि ये बजटिंग का ही पार्ट है, लेकिन कैसे इसको ओवरकम किया जाए ताकि आप अपना घूमना फिरना, मूवीज देखना या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, ये आप कर भी पाए लेकिन अपने बजट के साथ साथ। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो शायद लॉन्ग रन में दिक्कत दे सकती हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ईएमआई के जरिए उस क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाते हैं। इससे ओवरऑल देखा जाए तो क्रेडिट स्कोर पर भी फर्क पड़ता है। तो अगर इन ओवरऑल सभी आदतों को हम समअप करें तो कैसे आप बताएंगे कि इन आदतों को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए, पहले इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी बार हमने देखा इन्वेस्टर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि वो मार्केट का मूड देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, जब मार्केट बुलिश होती है तो वो बहुत ज्यादा उनमें साहस आता है, उनको लगता है कि हम अभी पैसा रिस्क ले सकते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वो डर जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जबकि वो सबसे अच्छा समय है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इमोशंस को आपको दूर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट तरीका, जैसे मैंने पहले कहा था, एक डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, जब हमने पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग की बात की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके इन्वेस्टमेंट का, वहां पे भी इमोशंस काफी बार जो है इन्वेस्टर्स के लिए काफी दिक्कत खड़ी करते हैं। कि अगर मान लीजिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, कोई स्टॉक खरीदा या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, जहां पे आपको पता है कि ये स्टॉक या ये म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं कर रहा है, ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि अभी की जो कीमत है वो आपकी कीमत से कम है, तो आपको लगता है जब तक वो वापस उस लेवल पे नहीं आएगी हम वहां से नहीं निकलेंगे। तो आई थिंक इस तरह के जो इमोशंस हैं, इस तरह के जो इमोशनल है, या अगर मान लीजिए ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है, काफी बार हमने देखा जिन्होंने पास में अच्छी रिटर्न दी आपको, आज अच्छी रिटर्न नहीं दे, तब भी आप उससे इमोशनली अटैच रहते हैं कि नहीं, इसने पास में हमको अच्छा रिटर्न दिया तो आगे भी देगा। आई थिंक ये इमोशंस को बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि आप सही तरीके से, लॉजिकल तरीके से डिसीजन ले सकें, और उससे क्या होगा कि आपको कहीं भी आगे जाके, यानी इमोशनल होकर नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल और प्रूडेंट होकर आपको निवेश करना चाहिए। तो कई ऐसी अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में हमने बातचीत की, और हेमंत आपने काफी सिंपल तरीके से उन्हें एक्सप्लेन भी किया। शुक्रिया, आपका समय निकाला आपने और बातचीत की हमसे। तो फिलहाल मनी गुरु के इस खास एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।